आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो सोशल साइंस का हम आज लेके आ चुके हैं 3 मार्क्स वाला। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को पूछता है। 5 मार्क्स वाला हम करवा दिए हैं, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। 2 वीडियो है उसका, उसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए 3 मार्क्स वाला हम लोग आज करवाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, इसके कारण लिखिए। मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में आपको डिटेल थोड़ा सा देना है। 3 मार्क्स में ज्यादा लिखना नहीं रहता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेज भरने के चक्कर में गलत सलत भी लिख देते हैं और उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना रहता है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में थोड़ा ज्यादा लिखना रहता है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को अब समझते हैं। असहयोग आंदोलन अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरोध में शुरू किया गया था। मतलब अंग्रेज लोग ज्यादा भारतीयों को सताने लगे थे, इसी कारण में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया था। मतलब जो रॉलेट एक्ट किया गया था, मतलब जिसमें कि रॉलेट एक्ट अभी हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि क्या था रॉलेट एक्ट। और यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड था कि एक ग्राउंड में बहुत लोगों को अचानक मतलब मारा गया था, बहुत सारे भारतीयों को। तो वही था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब यहाँ आगे पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी ने स्वराज्य के प्रति और ब्रिटिश सरकार से सहयोग समाप्त करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। मतलब महात्मा गांधी का कहना था जितने भी अंग्रेज लोगों का हम सामान यूज करते हैं, चाहे हम उनके यहाँ नौकरी करते हैं, हम सारा कुछ छोड़ेंगे। वही त्याग करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नमक सत्याग्रह का महत्व बताइए। नमक सत्याग्रह का जो महत्व आपको यहाँ बताना है। देखिए चलिए समझते हैं। नमक सत्याग्रह का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध किया गया। मतलब भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों के प्रति विरोध किया गया था नमक सत्याग्रह में। आगे समझते हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को हम दोबारा जन आंदोलन लिख दिए, एक बार होगा, जन आंदोलन का रूप मिला। इससे ब्रिटिश शासन की नींव कमजोर हुई। मतलब काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। आम नागरिक भी, जैसे महिला, बच्चा, बूढ़ा, सब इसमें अधिकतर आप देखिएगा कि जब आंदोलन होता है तो उसमें थोड़ा जो यंग एज के लड़के होते हैं, चाहे जवान होते हैं, वही लोग भाग ले पाते। लेकिन इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था नमक सत्याग्रह में। आगे समझते देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। अब बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अंग्रेजों से तुरंत स्वतंत्रता की मांग को लेकर शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल किए जाने से जनता में असंतोष था। इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ तीव्र विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बेसिकली यही था कि अंग्रेजों को कहा जा रहा था कि भारत हमारा छोड़ दो। यही था भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दें तो उसमें थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। हम लोग पास समय ज्यादा नहीं है, आप लोग का एग्जाम 7 फरवरी को, तो हम लोग इसको जितना शॉर्ट में समझते हैं। आप लोग को लिखना भी ज्यादा नहीं है 3 मार्क्स में, ज्यादा कुछ उतना लंबा लिफाफा आप लोग को डिटेल देना नहीं है इसमें। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया एक दमनकारी कानून था। इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किए जा सकता था। इस कानून ने भारतीय को नागरिक अधिकारों का हनन किया। मतलब जैसे रॉलेट एक्ट ये था कि आप, पुलिस यहाँ खड़ी है, आप यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस आपको समझी कि आप दोषी हैं, आप कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप कोई गलत राह मतलब गलत कदम भी नहीं उठाए हैं और पुलिस आपको समझ रही है कि आप दोषी है, तो आपको डायरेक्ट पकड़ के पुलिस ले जाएगी। इसी में बोला गया था नो अपील, नो दलील और नो वकील। मतलब नो दलील, नो अपील, नो वकील। मतलब कोई भी आप पुलिस से सवाल ये नहीं कर सकते हैं कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, कोई वकील नहीं रख सकते और ना आप कहीं अपील कर सकते हैं कोर्ट वगैरह में। वही था रॉलेट एक्ट। आगे समझते हैं हम लोग, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुता थे। इन सिद्धांतों ने लोगों को अत्याचारी शासन के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा दी। आगे चलकर इन सिद्धांतों का प्रभाव विश्व की कई क्रांतियों पर पड़ा।
यही तो हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत। आप लोग अगर 3 मार्क्स में अगर ये सब क्वेश्चन पूछा, ऐसे तो इन लोग सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा प्रीवियस ईयर है ये सब क्वेश्चन, तो पूछा तो आप लोग इतना आंसर लिख दीजिएगा तो काफी है 3 नंबर के लिए, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम में उतना ज्यादा 3 मार्क्स वाला आंसर लिखना नहीं रहता है। अब हम लोग ये 5 क्वेश्चन जो था ये आप लोग को हिस्ट्री था। आगे अब हम लोग सिविक्स का क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक शास्त्र का। देखिए हम लोग आगे सिविक्स नागरिक शास्त्र के 5 क्वेश्चन बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता के बारे में आपको बताना है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिनमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र जनता सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में जनता का सर्वोच्च होता है, मतलब जनता के लिए ही लोकतंत्र रहता है। अब आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की भूमिका बताइए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे चुनाव में भाग लेकर सरकार का गठन करते हैं और जनता की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। राजनीतिक दल नीतियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं। राजनीतिक दल, कोई भी सरकार जो बनती है वो जनता का समस्या वहां विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाती है। आगे समझते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघवाद क्या है, इसके लाभ लिखिए। संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार में अभी हम मान लेंगे जैसे प्रधानमंत्री है, ये केंद्र सरकार, ये पूरा भारत के है, और राज्य सरकार जैसे हेमंत सोरेन वो सिर्फ झारखंड के लिए, वो उड़ीसा में कोई कानून नहीं बना सकते हैं। तो वही है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच किया जाता है। इसमें प्रशासन सुचारू रूप से चलता है और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। संघवाद राष्ट्रीय एकता का मजबूत करता है। जैसे शिक्षा में राज्य सरकार का भी अधिकार है कानून बनाने का और केंद्र सरकार का भी, तो ये यही है संघवाद, मतलब दोनों का जिसमें अधिकार है, समझे, वही है संघवाद। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक होती है ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के शासन में भागीदारी मिलती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सत्ता की साझेदारी हम लोग समझ लिया। आगे हम लोग नेक्स्ट समझते, देखिए 10 नंबर, चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं। चुनाव क्यों आवश्यक होते हैं, जब भी चुनाव हमारे गांव क्षेत्र में होता है तो चुनाव इसलिए होता है ताकि जितने भी जनता है उनमें कोई एक प्रतिनिधि खड़ा होता है और वो उसको जितने वो ज्यादा वोट से जीतता है तो वो आगे जाके जनता के बात को लेके विधानसभा या लोकसभा, जैसे विधायक बनेगा तो विधानसभा जाएगा और सांसद बनेगा तो लोकसभा तक जाके जनता के समस्याओं को वहां पर बात रखता है, इसलिए चुनाव जरूरी है। अब हम लोग इसको समझते, चुनाव लोकतंत्र का वह आधार होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से जनता अपनी सरकार चुनती है। चुनाव प्रतिनिधि का जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। जैसे अब चुनाव नहीं होगा तो सब जनता अपना अपना बात रखेगा, सब जनता का बात अलग अलग रहेगा, तो उतना जनता, भारत में इतना जनसंख्या, तो उतना सुनने के लिए सरकार के पास तो टाइम नहीं, तो किसी एक प्रतिनिधि, एक मेन लीडर को चुना जाता है और वही जाके विधानसभा में या लोकसभा में अपना समस्या, जनता का सारा समस्या रखता है। तो हम लोग यहाँ सिविक्स का समझ लेते हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब हम लोग ज्योग्राफी का बात करते हैं, मतलब हम टोटल सोशल साइंस 10th का सोशल साइंस जितना है उसमें सारा, जैसे 4 सब्जेक्ट होता है आप लोग का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो हम चारों से 5-5 क्वेश्चन सेट किए हैं, उन्हीं में से आप लोग को सवाल आएगा। तो देखिए अब हम लोग इसका बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन होता वही है जैसे नदी के किनारे जैसे रहता है कोई खेत वगैरह, तो धीरे धीरे मिट्टी कटते जाता है, मिट्टी को कटना ही मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए समझते हैं हम लोग। मृदा अपरदन मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत के कटाव को कहते हैं। यह वनों की कटाई, आधुनिक वर्षा और बाढ़ के कारण होता है। मृदा अपरदन कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, मतलब इससे किसान लोगों को काफी नुकसान होता है मृदा अपरदन से। आगे अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख फसल लिखिए।
भारत, अब लिखना आपको ऐसे है, भारत की प्रमुख फसलें निम्नलिखित है। पहला खाद्यान्न फसलें, जैसे मतलब जैसे आहार, खाने पीने का, जिससे हमें एनर्जी मिलते हो, खाने पीने का जो है वही है खाद्यान्न फसलें, जैसे जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दाल वगैरह आता है। आगे देखिए नकदी फसलें, मतलब नकदी फसलें का मतलब होता है जिससे हम पैसा कमा सके, उसको उपजाऊ करके, उपज करके उसको बेच के हम पैसा कमा सके। तो जैसे देखिए यहाँ गन्ना, कपास, जूट, तिलहन और तंबाकू। अब आगे हम लोग समझते हैं बागान फसलें। बागान फसलें वो बेसिकली होता है, वो है कि जिसको बागीचा में उगाया जाता है, तो वही है चाय, कॉफी, रबर और नारियल। रबर का भी खेती होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत लिखिए। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत लिखना है कि ऊर्जा किस चीज से होता है, वही आपको बेसिकली लिखना। देखिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। कोयला, झारखंड तो कोयला से ही जाने जाता है, झारखंड में तो कोयला परंपार है। कोयला, पेट्रोलियम जैसे डीजल, पेट्रोल और ये केरोसिन तेल, ये सब के पेट्रोलियम में आएगा। जल विद्युत इसके प्रमुख उदाहरण है। ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब ये सीमित मात्रा में है, ये ज्यादा भी नहीं है, वही लिखा हुआ। आगे समझते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन का महत्व बताइए। परिवहन जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना, या एक वस्तु को दूसरे वस्तु, मतलब दूसरे जगह तक उस वस्तु को पहुंचाना है, वही है परिवहन। समझते हैं हम लोग यहाँ, परिवहन देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वस्तुओं और लोगों को आवाजाही को आसान बनाता है। परिवहन से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, जहाज, एरोप्लेन, ये सारा परिवहन का ही साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जल संचरण के उपाय लिखिए। जल संचरण भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन, वनों का संरक्षण और जल का सीमित उपयोग इसके प्रमुख उपाय हैं। जल संचरण से जल संकट को कम किया जा सकता है, मतलब जल को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, काम जितना है उतना ही यूज करना चाहिए। अब हम लोग लास्ट सिर्फ 5 क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम लोग का 10th क्लास का पूरा सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखिए लास्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है लास्ट 5 क्वेश्चन? 16 नंबर देखिए, विकास से आप क्या समझते हैं? अब विकास कोई व्यक्ति का नाम नहीं समझ लीजिएगा कि जैसे आपका दोस्त का नाम विकास है तो आप उससे क्या समझते, उसके बारे में नहीं लिखा है। विकास मतलब विकास क्या हुआ है देश में, उसके बारे में लिखना है। देखिए विकास का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं है, बल्कि जीवन स्तर में सुधार भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधा विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकास से लोगों का जीवन बेहतर होता है, मतलब शिक्षा पहले कुछ और था, अब उससे बेहतर हुआ है, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं विकास हुआ है थोड़ा, उसी के बारे में लिखना है। आगे नेक्स्ट समझिए, मानव विकास सूचकांक के घटक लिखिए। मानव विकास सूचकांक किसी देश के विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। इन घटकों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। इसी है मानव विकास का सूचकांक। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अंतर बताइए। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इधर बना दीजिए संगठित का पॉइंट और ऐसे करके इधर असंगठित का पॉइंट बना दीजिए, कैसे भी करके आप लिख सकते हैं। देखिए हम शॉर्ट में लिखे क्योंकि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा लिखना नहीं रहता है। अब हम लोग समझते हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को तय वेतन, नियम और सुरक्षा मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में काम अनियमित होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। जो संगठित क्षेत्र में काम करता है उनको मतलब सुरक्षा प्रदान होता है और वेतन जितना तय किया रहता है उतना मिलता है। असंगठित क्षेत्र में आपको कोई सुरक्षा प्रदान नहीं होगा और आप अपने मन से ले सकते हैं, आपका कोई वेतन तय नहीं रहता है। वही अब आगे हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, मुद्रा के कार्य लिखिए। समझते हैं, मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन आसान होता है। यह मूल्य मापन का कार्य भी करती है
और भविष्य के लिए मूल संचय के में सहायक होती है। यहाँ बेसिकली रुपया के बारे में लिखा गया है, वही है मुद्रा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव लिखिए। मतलब वैश्वीकरण जैसे भारत दूसरे देश से संबंध बनाए तो उसका क्या प्रभाव है, उसके बारे में छोटा सा आंसर लिख देना आपको। समझते देखिए, वैश्वीकरण से भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है। इससे मतलब विदेशी निवेश का मतलब क्या, विदेश से काफी भारत में सामान इंपोर्ट हुआ है, वही है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और आधुनिकी तकनीक का विकास हुआ है। जैसे विदेश से कोई आके यहाँ इन्वेस्ट किया, जैसे बहुत सारा कार का कंपनी है, मोबाइल का कंपनी, वो विदेश से है, तो यहाँ कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ा और तकनीकी साधन है वो भी बढ़ा। अब हम लोग ऐसे टोटल पांच क्वेश्चन हम लोग देखे हिस्ट्री का, उसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग देखे इसका सिविक्स का, उसके बाद 5 क्वेश्चन देखे हम लोग ज्योग्राफी का, उसके बाद ये लास्ट 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था। तो टोटल हम 5 क्वेश्चन सोशल साइंस का टोटल आप लोग का 20 क्वेश्चन हो गया। इसी से आप लोग का सारा क्वेश्चन पूछेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और 3 मार्क्स वाला ये था सारा आंसर, और 5 मार्क्स वाला आप लोगों को करवा दिया गया। वो वीडियो आप लोग जरूर से जाके देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप लोग का एग्जाम है बहुत जल्द, तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। जय हिंद।